हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, या हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स। यू हैव गॉट एवरीथिंग हियर अंडर दिस अमेजिंग अम्ब्रेला ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। तो आपको कभी भी किसी भी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइनल सैम्पल पेपर क्लास 10th इंग्लिश मैग्नेट ब्रेन्स फॉर बोर्ड एग्जाम। सो यस, दिस इज पेपर 10। हम ऑलरेडी 9 पेपर कर चुके हैं, मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच देम, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैग्नेट ब्रेन्स में जो क्लास 10th है, सो उसमें जो हमारी क्वीन है चांदनी मैम, शी हैज़ ऑलरेडी टॉट यू एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस। उन्होंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कराए हैं, सैम्पल पेपर मैं करवा रही हूँ आपको। सी एक्सप्लेनेशन तो आपको पता है बहुत अच्छे से, सो थोड़ी प्रैक्टिस मेरे साथ कर लो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द जनरल इंस्ट्रक्शंस। टाइम कितना है? 3 आवर्स का है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 80 हैं। आपको 3 घंटे के पेपर में 3 सेक्शंस रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन रीडिंग सेक्शन, सेकेंड आपका आएगा क्रिएटिव स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर पार्ट, एंड फाइनल रहेगा लिटरेचर। जो सेक्शन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो उसी से स्टार्ट करना। पहले 15 मिनट आपको मिलेंगे सिर्फ पेपर को चेक करने के लिए, ठीक है? हर क्वेश्चन में इंटरनली आपको वर्ड लिमिट बताई जाएगी, ऑल्सो आपको ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, सो मेक श्योर दैट यू लिमिट टू दैट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन ए, विच इज आवर रीडिंग पैसेज। Today I, Rabindranath Tagore, complete 80 years of my life. आज रविंद्रनाथ मैं जो हूँ अपने 80 साल पूरे करता हूँ। As I look back on the vast stretch of years that lie behind me and see in clear perspective the history of my early development. So यहाँ वो बोल रहे हैं as I look back on the vast stretch of years. Vast stretch of years मतलब साल, जो इतने सारे साल बीत गए उनको अगर मैं देखता हूँ, that lie behind me, जो अब मेरे से पीछे छूट गए हैं, and see in clear perspective, और बहुत ही अच्छे से सोच के जब मैं इन्हें देखता हूँ, the history of my early development, मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं अपना उसकी हिस्ट्री को देखता हूँ। I am struck by the change that has taken place both in my own attitude and in the psychology of my countrymen. मैं ये बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ, सरप्राइज हूँ ये देख के कि मेरे एटीट्यूड में कितना चेंज आया है, और प्लस साइकोलॉजी मतलब मेरे जो देश के लोग हैं उनकी साइकोलॉजी में कितना चेंज आया है। अ चेंज दैट कैरीज विद इन इट अ कॉज ऑफ प्रोफाउंड ट्रेजिडी। एक ऐसा चेंज आया है जिसके अंदर क्या है? एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी का रीज़न है, एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी का रीज़न है। Our direct contact with the larger world of men, just one second, I'll erase this. Okay, so our direct contact with the larger world of men was linked up with the contemporary history of the English people whom we came to know in those earlier days. So हमारा जो direct contact आया था with the larger world of men was linked up with the contemporary history of the English people. मतलब लार्जर वर्ल्ड ऑफ मैन जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था जब हम ब्रिटिशर्स से लिंक हुए थे? इट वॉज मेनली थ्रू देयर माइटी लिटरेचर दैट वी फॉर्म्ड आवर आइडियाज विथ रिगार्ड टू दीज न्यू कमर्स ऑफ टू आवर इंडियन शोज। क्या हुआ? इट वॉज मेनली थ्रू उनका जो लिटरेचर था उसके थ्रू हमने हमारे आइडियाज़ फॉर्म किए, और उसके बाद जब ये न्यू कमर्स आए हमारे शोज़ पे, मतलब पानी के थ्रू आए थे ना। इन दोज डेज the type of learning that was served out to us was neither plentiful nor diverse. उस वक्त जो लर्निंग हमारी तरफ तक हम तक आती थी ना वो डाइवर्स थी और ना वो जो थी प्लेंटीफुल थी, मतलब वो ना बहुत थी। nor was the spirit of scientific inquiry very much in evidence. ना जो स्पिरिट थी कि आप साइंटिफिकली इंक्वायर करो किसी चीज़ के बारे में, किसी का सबूत ढूंढने में, एविडेंस ढूंढने में, वो भी हमारे अंदर नहीं था। Thus, their scope being strictly limited, the educated of those days had recourse to English language and literature. So इसीलिए their scope being strictly limited, तो scope जो था वो बहुत limited था। So जो educated थे उस टाइम के जो scholars थे had recourse to English language and literature, तो वो literature, English literature और language से बहुत ज़्यादा stuck थे, मतलब they had a recourse.
Their days and nights were eloquent with the stately declamations of Burke, with Macaulay's long rolling sentences, discussions centered upon Shakespeare's drama and Byron's poetry, and above all upon the large-hearted liberalism of 19th century English politics. तो वो basically यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि when it came to English language और literature वो कितने limited थे, but they had a lot of discussions. All the time, at the time, though tentative attempts were being made to gain our national independence, उस टाइम पे जब आप बहुत सारे efforts ले रहे थे independence पाने के लिए, at heart we had not lost faith in the generosity of the English race. मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिल में क्या था कि इंग्लिश ये लोग जो आए थे ब्रिटिशर्स, इन्हें हमें बहुत कुछ दिया है, इन्होंने हमारे लिटरेचर को बहुत कुछ दिया है. दिस बिलीफ वॉज सो फर्मली रूटेड इन द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर लीडर्स एज टू लीड देम टू होप दैट द विक्टर वुड ऑफ हिज ओन ग्रेस पेव द पाथ ऑफ फ्रीडम फॉर द वैनक्विश्ड. अब यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है, ये जो बिलीफ था कि इंग्लिश ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये इतना ज़्यादा हमारे सेंटिमेंट्स में घर कर गया था, हमारे लीडर्स के सेंटिमेंट्स में, एज टू लीड देम टू होप. तो वो लोग क्या है ना, लीड करते टाइम क्या होप कर रहे थे, दैट द विक्टर वुड ऑफ हिज ओन ग्रेस पेव द पैथ ऑफ फ्रीडम फॉर द वैंक्विश्ड. मतलब ये हमारे लिए खुद ही रास्ता निकालेंगे इस फ्रीडम के लिए. This belief was based upon the fact that England at the time provided a shelter to all those who had to flee from persecution in their own country. एक टाइम था जब इंग्लैंड ने उन सब लोगों को शेल्टर दिया था जिनको अपनी ही कंट्री से भागना पड़ा था. Political martyrs who had suffered for the honor of their people were accorded unreserved welcome at the hands of the English. Political martyrs जो थे, जिन्होंने जो है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके ऑनर के लिए, they were accorded unreserved welcome. उनको unreserved welcome मिला at the hands of the English. I was impressed by this evidence of liberal humanity in the character of English. तो इंग्लिश के कैरेक्टर में इस लिबरल ह्यूमैनिटी को देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था. आई वॉज लेट टू सेट देम ऑन द पेडिस्टल ऑफ माई हाइएस्ट रिस्पेक्ट. तो मैंने उनको अपने मतलब जो रेस्पेक्ट में एकदम ऊपर जगह रखा था. दिस जेनरोसिटी इन देयर नेशनल कैरेक्टर हैड नॉट येट बीन विशिएटेड बाय इम्पेरियलिस्ट प्राइड. उनकी जो जेनरोसिटी थी उसको अभी तक लोगों ने विशिएट नहीं किया था बाय इम्पेरियलिस्ट प्राइड. अबाउट दिस टाइम, as a boy in England, I had the opportunity of listening to the speeches of John Bright both in and outside Parliament. अब मैं उस वक्त इंग्लैंड में था तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि जब जॉन ब्राइट जो है जब अपनी स्पीचेस देखते थे तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों उनकी स्पीचेस सुनी थी. The large-hearted radical liberalism of those speeches, overflowing all narrow national bounds, had made so deep an impression on my mind that something of it lingers even today. So उनके जो large-hearted radical liberalism था उन speeches में, उसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा impression छोड़ा कि आज भी वो मेरे अंदर है. Even in these days of graceless disillusionment, आज जो एक ग्रेसलेस डिसइल्यूशनमेंट है उस टाइम में भी उनका जो वो इम्प्रेशन था वो आज भी मेरे अंदर है. ये जो पैराग्राफ है बहुत इजी नहीं है, आई टोटली अग्री, लेकिन आप इसको छोटा छोटा करके आप देखोगे प्लस आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा. व्हाट हेल्प्ड इंडियंस टू शेप देयर आइडियाज़ ऑफ द इंग्लिशमैन. क्या इंडियंस को किस चीज़ ने हेल्प किया टू शेप देयर आइडियाज़ ऑफ इंग्लिशमैन. उनकी एडवांस्ड वेपनरी, उनका लिटरेचर, उनके ऑर्डर्स या उनका एडमिनिस्ट्रेशन. द आंसर इज उनका लिटरेचर. Choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes. क्या है इसका central idea? तो इसका central idea is idea number 3, which is a nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. हमारा जो culture है वो हमारे soul में और हमारे जो है heart में होता है, वो आप किसी से हटा नहीं सकते. What is the tone of the following context? Dash, a change that carries within it a cause of profound tragedy. Boredom, pain and loss, tired or cheerful, of course it is pain and loss. Which of the following is relevant for the title of the passage? कौन सी चीज़ है जो passage के title के साथ relevant है? Proud to be independent, crisis of civilization, happy Indians, the civilized Englishmen. So इसमें हम बात करेंगे the crisis of civilization.
R was a hurdle in our quest for freedom. Distrust in the Englishman, faith that they were good, belief या fear of the Englishman. The answer is faith that they were good. हमारा जो ये faith था कि वो अच्छे लोग हैं, वही जो है एक hurdle था हमारी freedom के quest में. Which of the following sentences makes the correct use of vanquished as used in the passage? So vanquished का सही आ जाएगा the soldiers successfully vanquished his rivals, मतलब हटा देना, गिरा देना, ठीक है. Tagore felt that Englishmen deserved his highest respect because of. क्यों मिला उनको इतना respect? क्यों? क्योंकि उनकी open minded humanity थी. चाहे उन्होंने हमारे जो practices थे like सती प्रथा and all, इसके against में बात की, child marriage के against में बात की, उनकी जो mentality थी वो बहुत open minded थी. Which word in the passage is closest to the meaning of deep? So perspective, profound, tragedy या psychology? So the answer here is profound. Deep मतलब profound thinking मतलब बहुत ज़्यादा deep thinking. What do you understand from the line dash attempts were being made to gain our national independence? At heart we had not lost faith in the generosity of the English race. So आपको क्या समझ में आता है इससे? इससे हमें समझ में आता है that Indians didn't lose faith in the Englishmen. उन्हें अभी भी उन पे भरोसा था क्योंकि उनकी open minded humanity के कारण. Choose the option that correctly states the meaning of liberal humanity as implied in the passage. Liberal humanity का मतलब होता है freedom of choice. Humanity और liberal मतलब जहाँ आपको freedom मिलती है, तो freedom of choice. So here we are done with our first passage. Now we are going to start with the second passage. चलिए start करते हैं. Around 194 million birds and 29 million mammals are thought to be killed each year on European roads. So ऐसा माना जाता है कि 194 million birds और 23 million mammals जो हैं हर साल यूरोपियन रोड्स पे मारे जाते हैं. एक स्टडी ने बताया है ये, जो मोस्ट वल्नरेबल स्पीशीज़ के ऊपर स्टडी कर रही है. The research has found that the species killed most often were not necessarily the endangered species. रिसर्च ने ये भी बताया जो ये स्पीशीज़ मर रही हैं ये endangered species नहीं है, कुछ होती हैं लेकिन मोस्टली नहीं होती हैं. This means the action to preserve wildlife when new roads are built risks being targeted at the wrong species based on current methods. This means ये जो हमारा एक्शन है कि हमें जो है वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है, जैसे हम न्यू रोड्स को बना रहे हैं, ठीक है, आप बिल्ड बीइंग टारगेटेड, तो क्या हो रहा है, गलती से ही हम रॉन्ग स्पीशीज जो है उसको टारगेट कर रहे हैं अपने करंट मेथड्स की वजह से. Road densities in Europe are among the world's highest, with 50% of the continent within 1.5 kilometer of a paved road or railway. क्या बोल रहे हैं, जो रोड डेंसिटीज़ हैं यूरोप में वो जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रोड्स हैं. 50% ऑफ द कॉन्टिनेंट विद इन 1.5 किलोमीटर ऑफ अ पेव्ड रोड और रेलवे. मतलब आप डेंसिटी देखो कितनी ज़्यादा है. रोड्स आर देयर फॉर अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, और रोड्स बन रही हैं, इसका मतलब नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है वाइल्ड लाइफ के लिए. एंड एविडेंस शोज deaths on them could even cause some species to disappear completely. और एविडेंस ये भी शो करता है कि उनकी डेथ के कारण जो होता है कुछ स्पीशीज पूरी की पूरी डिसअपेयर हो जा रही है. Despite this, the long-term protection of species is not currently considered when assessing the impact of new roads on wildlife. Meaning we risk giving support to only the endangered species, doing nothing to help those most at risk. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, despite ये जो long term protection है species का, इसको is not currently considered. जब हम इसको assess, जब हम ये जो पूरा जो है impact है जो नए roads का वाइल्ड लाइफ पे, जब हम इसे assess कर रहे हैं इस impact को, तो long term protection जो है उसको तो आप consider ही नहीं कर रहे हो. Meaning we risk giving support to only the endangered species. तो अभी जो ख़त्म हो रही हैं, जिसकी जो एकदम ख़त्म होने की कगार पे, उनको तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण क्या होता है, बाकी के लोग जो endangered होते जा रहे हैं. A better understanding of which species are most vulnerable to roads is therefore important if we are to take a more effective action of protection. तो हमको अगर एक ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भैया कौन सी स्पीशीज़ है जो अभी ज़्यादा वल्नरेबल है टू रोड्स, तो इससे क्या होगा, हम बेटर प्रोटेक्टिव एक्शंस ले पाएंगे. A research
team based in Lisbon calculated roadkill rates for 423 bird species and 212 mammal species. So एक रिसर्च टीम थी जो कि लिस्बन की थी, उसने क्या किया, ये जो रोड किल हो रहे हैं, मतलब रोड पे जो स्पीशीज मर जाते हैं, उसमें उन्होंने 423 बर्ड स्पीशीज और 212 मैमल स्पीशीज को स्टडी किया. They found that small animals with high population densities and which mature at an early age were most likely to be killed on routes. तो उन्होंने ये चीज़ समझी कि ऐसे जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम स्पैरो बोलें, तो स्पैरो की डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उनको सबसे ज़्यादा जो है उनकी चांसेस होते हैं मारे जाने के, और स्पेशली ऐसे भी मैमल्स जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, मतलब जो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. Nocturnal mammals and birds with a diet of plants and seeds were also shown to have higher death rates. जो nocturnal animals होते हैं, mammals होते हैं, basically जो रात भर जागते हैं, उनकी भी with a diet of जो plants और seeds खाते हैं, उनका भी जो death rate है वो बहुत ज़्यादा है. The study also used the roadkill surveys to rank the birds and mammal species whose long-term survival was most threatened by roadkill. ये जो स्टडी है उसने ये भी यूज़ किया कि जो रोड किल सर्वे को उसने यूज़ किया टू रैंक द बर्ड्स एंड मैमल स्पीशीज़, उन बर्ड्स को और उन मैमल स्पीशीज़ को रैंक करने के लिए हुज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल वॉज मोस्ट थ्रेटेंड बाय रोड किल, जिनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड था. The hazel grouse and ground squirrel were found to be the most at risk of local extinction. जो hazel grouse है और squirrel है, ये समझ में आया कि ये सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं एक्सटिंक्ट होने के लिए. Both are common in Europe but are classified as species of least concern red list of threatened species. अब ये देखो, ये दोनों जो हैं इनको जो है ये यूरोप में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो इनको लीस्ट कंसर्न लिस्ट में डाला हुआ है कि इनका तो ये एक्सटिंक्ट तो होंगे नहीं क्योंकि बहुत हैं, जबकि स्टडी में ये पाया गया कि ये अब एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं. The most vulnerable animals classified as threatened by IUCN were the red-knobbed coot, Balkan mole and Podolian mole. तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एनिमल्स हैं जिनको बोला गया है कि IUCN ने कि ये थ्रेटेंड हैं, वो कौन कौन से हैं? रेड नॉब्ड कूट, बाल्कन मोल एंड पोडोलियन मोल. The study revealed that roadkill hotspots were not the areas with the highest population of endangered species. स्टडी ने ये भी रिवील किया जो सबसे ज़्यादा जहाँ मौत हो रही है वो एरियाज नहीं है जो हाईली पॉपुलेटेड है विद एंडेंजर्ड स्पीशीज़. For example, house sparrows had a high roadkill rate but were ranked 420th of 423 bird species for vulnerability. तो हाउस स्पैरोज जो होते हैं उनका रोड किल रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी 423 बर्ड्स में से वो 420th की रैंक पे, मतलब एकदम लास्ट में है बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी. Conversely, the hazel grouse had a low predicted roadkill rate but was most vulnerable of all birds studied. Right? So here we are done with the second passage का read. अब ये पैसेज बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल पैसेज था. अब इस पे बेस्ड हमें क्या है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रोड्स आर किलर्स फॉर एनिमल्स. बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स आर किल्ड ऑन रोड्स. स्पीशीज मोस्ट किल्ड आर नेसेसरीली द एंडेंजर्ड वंस. तो इसमें आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है? सो द आंसर हियर इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. क्यों? क्योंकि रोड किलर्स हैं एनिमल्स के लिए, और जितने जो बर्ड्स और मैमल्स हैं ये रोड पे ही किल होते हैं, यही तो हमने स्टडी में पढ़ा है. नेक्स्ट क्या है? Roads have covered 50% of land in Europe. Agreed. Road traffic causes a great risk to wildlife. Agreed. Some species can survive all kinds of traffic and roads. ये तो कहीं बताया नहीं है, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? B is correct and C is false. ठीक है. अब क्या है? While planning roads, we should see which species to protect. जब हम रोड को प्लान करें तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज को हमें प्रोटेक्ट करना है. We are doing a lot to protect those most at risk. जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे, हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए. 50% of Europe is covered only with roads. Small animals even with low population density are most at risk. कौन सी बात इसमें सच्ची है? Obviously it is 50% of Europe is covered only with roads. Which of the following options are true? कौन सी इसमें बात सच है? More mammals than birds are killed on the roads. मतलब बर्ड्स के कंपैरिजन में मैमल्स ज़्यादा मरते हैं रोड्स पे.
स्मॉल एनिमल्स जनरली कीप अवे फ्रॉम रोड्स, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली रोड से दूर रहते हैं। नंबर ऑफ रोड किल्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स, वहाँ कितने एनिमल्स की मौत हो रही है डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने छोटे एनिमल्स की डेंसिटी है। एनिमल्स दैट कम आउट ओनली एट नाइट आर सेव्ड, वो एनिमल्स जो सिर्फ रात में बाहर आते हैं वो सेव हो जाते हैं। ऑब्वियसली नो, द आंसर इज कि वो डिपेंड करता है कितनी पॉपुलेशन है, अगर कम पॉपुलेशन है कम मरेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन है ज़्यादा लोग मरेंगे। Next is, which of the following options are true? The surveys ranked the road kill rate of birds and animals. The finding puts grouse and squirrel at great risk. तो ये भी सही है। और सर्वेस ने क्या किया है कि बर्ड्स और एनिमल्स के रोड जो डेथ रेट है वो बताया है। सो आंसर इज कि ये जो है ए इज द असर्शन और बी इसका रिस्पॉन्स है कि यहाँ पे स्टडी में ये पता चला है उनको। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। Hazel grouse and ground squirrel are classified as species of least concern. The statement is, ये एक logical conclusion है, good news है, ironical है या pleasant surprise है? ये obviously it is ironical. ये बता रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा हैं वही सबसे, जिनको सबसे कम importance दी हुई है वही सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। The title of the study should be, इसकी स्टडी की टाइटल क्या होना चाहिए था? A birds and mammals survey, road kills, road density in Europe या need for conservation. So the answer should be road kills. The purpose of the study is how to prevent road kills, to see who is more at risk on the roads, how to plan better roads, to estimate the number of road accident victims. Answer is how to prevent road kills. How many birds and mammals are killed on European roads each year? कितने हैं? ये तो हमने सबसे पहली लाइन में ही पढ़ा था। 194 million birds and 29 million mammals. A research team based in Dash calculated road kill rates for 423 bird species and 212 mammal species. So कौन सी research team कहाँ based थी? वो लिस्बन में। Okay? Dash are a significant threat to wildlife. कौन है significant threat to wildlife? The answer is roads. The word from the given passage which is similar in meaning to unsafe and unprotected, कौन सा है वो? Vulnerable. Okay, so now here we are done with all the questions for section A. तो हमने दोनों passage कर लिए हैं and it is time for us to start with the grammar section. So let's begin. So let's begin with our first question. Looking at the growing rising situation of recession, the prices of goods come down soon. तो जिस तरीके से रिसेशन की जो ग्रोइंग सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से प्राइसेस बहुत जल्दी नीचे आ जाने चाहिए। चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शुड। नेक्स्ट है द पुलिस डैश 4 थीव्स लास्ट नाइट। अब यहाँ आपका कीवर्ड है लास्ट नाइट, मतलब पास्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो विल नहीं आएगा, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। आईएनजी नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट के लिए सिंपल नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर इज डैश सम डिशेस फॉर अस नाउ। माँ जो है हमारे लिए कुछ खाने के लिए पका रही हैं। कैसे पता चला? यहाँ आपका कीवर्ड है नाउ। नाउ मतलब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की एंड दैट टू प्रेजेंट कंटिन्यूस की, विच मीन्स आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? इज या एम या आर और उसके साथ आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? इज लिखा हुआ है और इसके साथ क्या आ जाएगा? प्रिपेयरिंग आ जाएगा। सो व्हाट इज योर आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन डैश बिकम वेरी इफेक्टिव ड्यू टू स्मार्टफोन्स। अब यहाँ हम बात करें कोई चीज़ जो हो चुकी है, मतलब स्मार्टफोन्स के कारण जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है। मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैज आता है या हैव आता है और उसके साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हो इट इज बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कम्युनिकेशन एक सिंगुलर चीज़ है, हम कम्युनिकेशन को सिंगल यूनिट मान रहे हैं, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा हैज़। कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी इफेक्टिव ओके ड्यू टू स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स डैश टुगेदर इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग साथ में रहते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन है ये
कि जैसे हम बता रहे हैं सूरज जो है ईस्ट से उगता है या वेस्ट में ढल जाता है, इसमें कहीं कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है, फैक्ट है। वैसे ही इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग साथ में रहते हैं, ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड लिव्ड, वर लिविंग नहीं आएगा। पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, अब लिव्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पीपल प्लूरल है, राइट, प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो क्या आ जाएगा, लिव। पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स लिव टुगेदर इन इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्कूल डैश लास्ट ईयर। अगेन आपका कीवर्ड क्या है यहाँ पे, लास्ट ईयर, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। स्कूल कब बना था, पिछले साल बना था। द स्कूल वॉज बिल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, there is one error in each line, write the incorrect word and the correction in your answer sheet against the correct question number। तो यहाँ पे क्या है, आपको करेक्शन बनाना है, पहले एरर बताना है, उसके साथ करेक्शन भी बताना है। मधुबनी पेंटिंग इज वन इन द मेनी ट्रेडिशनल, वन इन द, तो यहाँ पे इन गलत है, क्या आएगा यहाँ पे, बहुत सारे ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स में एक कौन सा है, मधुबनी है, तो हम बोलते हैं मधुबनी इज वन ऑफ द, क्या बोलते हैं हम, वन ऑफ द। देखो यहाँ पे इन की जगह क्या है, ऑफ, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इन, यहाँ आ जाएगा आपका ऑफ। इंडियन आर्ट फॉर्म्स, इट इज बट नोन एज मिथिला और गोधना, इट इज बट नोन एज नहीं, इसे और इस नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ एरर क्या है, बट, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्सो। इट इज ऑल्सो नोन एज मिथिला और गोधना पेंटिंग्स। This art developed by मिथिला और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, this art developed by, तो यहाँ पे क्या आएगा, developed in मिथिला और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कहाँ डेवलप हुआ है, तो यहाँ by नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा in ऑफ बिहार, और देन स्प्रेड टू विलेजेस अराउंड मधुबनी, और उसके बाद ये जो है मधुबनी के आसपास वाले गाँवों में फैला। तो यहाँ पे और नहीं आएगा, क्या होगा, एंड आएगा, और उसके बाद एंड देन ये फैल गया, तो ये रहे इसके आपके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अब इसको आपको क्या बताना है, इसकी स्पीच को रिपोर्ट करना है। तो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आप ये बोल सकते हो शी सेड विद एक्साइटमेंट और शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। रिमेंबर एक्सक्लेमेशन मार्क है, और अगर कोई सैड बात है तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, यस शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये आपके सेंटेंस को बहुत अच्छा कर देगा। तो हम बोल सकते हैं शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब यहाँ पे है व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, तो अब देखो इसमें देखो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, हमें जो मिले उसमें से हमें देखना है। शी सेड दैट द व्यू वाज ब्यूटीफुल, शी एक्सक्लेम्ड दैट द व्यू इज ब्यूटीफुल, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड सेड दैट द व्यू वाज ब्यूटीफुल, शी एक्सक्लेम्ड दैट द व्यू वाज ब्यूटीफुल, सो आंसर हो जाएगा ये, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड सेड दैट द व्यू वाज ब्यूटीफुल। जब भी एक्सक्लेमेशन को आप रिपोर्ट करते हो तो वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाता है, जहाँ पे आप सिंपली एक चीज डिक्लेयर कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सो डेविड सेड कैन वी गो टुमारो, इसका आंसर हो जाएगा डेविड आस्क्ड इफ वी कुड गो द फॉलोइंग डे। कैन का हो जाएगा कुड, टुमारो का हो जाएगा फॉलोइंग डे, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज द स्टूडेंट सेड मैम प्लीज एक्सटेंड द डेडलाइन। स्टूडेंट ने कहा आप प्लीज डेडलाइन बढ़ा सकते हो, तो उसने एक तरीके से क्या बोला, यहाँ पे प्लीज है मतलब रिक्वेस्टेड आएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, अब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड किसको, द मैम, है ना, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर और मैम टू एक्सटेंड द डेडलाइन, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर और मैम टू एक्सटेंड द डेडलाइन। ओके, now next question is fill in the blanks by choosing the correct options for the 6 sentences given below। अब यहाँ पे है I dash working all afternoon and have just finished the assignment। मैं पूरी आफ्टरनून काम करता रहा और अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, वो बता रहा है कि कोई एक्शन जो पास्ट में चालू हुआ था और अब जाके प्रेजेंट में खत्म हुआ है, इसका सिंपली आंसर हो जाएगा I have been। अब जाके उसने बोला है कि मेरा खत्म हुआ है, ठीक है, एंड हैव जस्ट फिनिश, तो I have been working all afternoon। मैं पूरी आफ्टरनून काम करता रहा, कोई चीज़ पास्ट में चालू हुई थी और कंटिन्यू हो रही है, तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। रोहन ने मूवी देख ली थी, मतलब उसने रिव्यू पढ़ने के पहले ही मूवी देख ली थी, ठीक है। तो रोहन ने देख चुका था, अगेन यहाँ पे है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। सो प्रेजेंट से पहले ही वो देख चुका था, रिव्यू पढ़ने के पहले देख चुका था। जैसे यहाँ पे उसने रिव्यू पढ़ा होगा, रिव्यू पढ़ने के पहले यहाँ वो देख चुका था, मतलब मैं बात कर रही हूँ पास्ट के पास्ट की, मतलब पास्ट परफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, और पास्ट परफेक्ट के लिए क्या आ जाएगा? हैड वॉच्ड। नेक्स्ट है ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। अब वो जो है स्टेट्स में रह रहा है, अब ये हम कहना चाहते हैं वो काफ़ी टाइम से स्टेट्स में रह रहा है, यूएस में रह रहा है, लेकिन अभी भी उसका इंग्लिश पे कोई कमांड नहीं है। तो अभी वो रह रहा है लेकिन अभी भी नहीं आया, तो हम बात कर रहे हैं एक एक्शन जो पास्ट में चालू हुआ था, अभी तक कंटिन्यू है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस टेंस की परफेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? ही हैज बीन लिविंग। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट मंथ तक हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका होगा। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल, अब यहाँ पे खत्म हो चुका होगा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर की बात में क्या आ जाएगा? वी शैल हैव कंप्लीटेड। देखो अगर हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सो फ्यूचर की बात में मैं बात कर रही हूँ कि फ्यूचर में जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये जो मेरा काम है ये फिनिश हो चुका होगा। फिनिश हो गया मतलब परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। तो क्या हो जाएगा? विल हैव कंप्लीटेड। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। हर बच्चा आज क्लास में आया है। सिंपल सेंटेंस है, एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट, एवरी के साथ हमेशा इज आएगा, आर नहीं आएगा। ही डैश डेली फॉर एन ईयर नाउ, वो एक साल से कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब उसने पिछले साल चालू किया था, अभी तक वो कंटिन्यू कर रहा है और अभी भी कर ही रहा है। सो ये क्या हो जाएगा? ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द कोनार्क डांस फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। ये गैप फिलिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोनार्क डांस फेस्टिवल इज अ 5-day डांस फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर डैश द मंथ ऑफ दिसंबर। हर साल ये दिसंबर के मंथ में मनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन द मंथ ऑफ दिसंबर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सन टेम्पल इन कोनार्क ओडिशा। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डांस फेस्टिवल्स हेल्ड इन ओडिशा। ये ओडिशा में होने वाला, ऑर्गेनाइज होने वाला सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल होता है। द एक्सक्विजिट salamander or the dancing hall dash this shrine is an architectural wonder। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो उसका एग्जीक्यूट डांसिंग हॉल है, ठीक है, अब कहाँ पे है वो? तो यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शंस देखो, पहला तो इन बता दिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा ऑफ द श्राइन। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो बोला गया है द एक्सक्विजिट सैलमेंडर ऑन और द डांसिंग हॉल ऑफ द श्राइन, इस श्राइन का, इस मंदिर का जहाँ पे ये जो डांसिंग हॉल है वो एक आर्किटेक्चरल वंडर है। अब आगे देखते हैं इसमें, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एवरी इंच ऑफ इट्स वॉल्स इज कवर्ड, किस चीज से कवर है? तो कवर्ड विथ आएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कवर्ड विथ फाइन आर्टिस्टिक डिजाइंस ऑफ एंशिएंट टाइम्स, म्यूजिशियंस प्लेइंग ड्रम्स, cymbals and other musical instruments adorn the sculptures in Odissi dance poses. अब है next question. The recent cyclone in the states of West Bengal and Odisha highlight the need for India to have dedicated funds which can be used to rebuild areas destroyed during national calamities. अब यहाँ पे जो रिसेंट साइक्लोन आया था जिसने पूरा वेस्ट बंगाल को, ओडिशा को एकदम तहस नहस कर दिया, उससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स होने चाहिए ताकि जब कोई नेचुरल कैलामिटी आए तो उस केस में जो है आप वो फंड प्रोवाइड कर सको। एज देवेश और देविका write a letter in 120 words to the editor of a national daily drawing attention of the authorities towards the need of for the natural calamity fund। तो अब क्या हो, आप जो हो देवेश हो या देविका हो और आपको एक
टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स, किसी भी एडिटर को एक लेटर लिखना है जहाँ पे आप ये बताना चाहते हो कि एक नेचुरल कैलामिटी फंड का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गिव सजेशंस ऑन हाउ फंड्स फॉर द सेम मस्ट बी कलेक्टेड। अब आपको ये भी सजेशन देना है किस तरीके से पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं और किस तरीके से नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। दिस इज़ नॉट नेशनल, दिस इज़ नेचुरल। ओके, सो हमारा आंसर देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सेंडर्स एड्रेस 25 XYZ एनक्लेव कोलकाता, लीव अ लाइन, देन यू विल राइट द डेट, अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द रिसीवर्स एड्रेस, जहाँ पे हम ये कौन रिसीव करेगा, एडिटर यूज़ करेगा, तो एडिटर और पेपर का नाम आएगा एंड देन सिटी, राइट। अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नीड फॉर अ नेशनल। अब यहाँ पे इसको नेशनल की जगह क्या लिख दो, नेचुरल कैलामिटी फंड, ठीक है, ये लिख दो। ओके, अब देन यू विल अगेन लीव अ लाइन एंड यू विल राइट डियर सर मैम, though through the columns of your esteemed daily, I wish to draw the attention of the government and the authorities towards the urgent need for the national calamity fund। अब देखो, अगर क्वेश्चन में नेशनल आया तो नेशनल लिख देना, नेचुरल आया तो नेचुरल लिख देना। नेचुरल क्यों है, क्योंकि जितने भी अर्थक्वेक आते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, ये नेचुरल कैलामिटीज़ कहते हैं, लेकिन ये आपके नेशन पे इफेक्ट कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भले किया हो लेकिन वो आपके नेशन को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए नेशनल कैलामिटी फंड है। क्यों बोला है नेशनल कैलामिटी फंड, क्योंकि ज़रूरी थी ना हर बार उड़ीसा में ही आए, महाराष्ट्र में आ सकता है, MP में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए ये एक नेशनल कैलामिटी फंड है, जहाँ पे भी आए आप उसको ये फंड प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The recent cyclone has proven that if the country has ready funds available, the same can be used to help people immediately rather than waiting for the ministerial visit for help। तो ये जो रिसेंट साइक्लोन आया था उसने ये प्रूव किया कि अगर किसी कंट्री के पास इमरजेंसी फंड्स अवेलेबल हैं तो वो सीधा जो है लोगों की मदद करने के लिए चालू कर सकता है, रादर देन कि किसी मिनिस्टर की विजिट का हम वेट करें कि वो आएँ, फिर वो कुछ फंड्स प्रोवाइड करें और फिर ये काम चालू हो। The government must have a separate minister who should be responsible for managing funds and also immediate disbursement of funds to the people directly। गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वैसे ही हमारे पास एक नेशनल कैलामिटी के लिए एक मिनिस्टर होना चाहिए, जो जैसे ही ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो ऑटोमेटिकली वो जो है पैसा जो है रिलीज़ कर सके, उसको वेट ना करना पड़े। देन क्या लिखा हुआ है, Most of the times money does not reach the people as it is taken by the middlemen। अब वो ये चाह रहे हैं कि ये जो मिनिस्टर है ये सीधा जो है लोगों को ये पैसा प्रोवाइड करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर ऐसा कोई पैसा रिलीज भी होता है तो वो कभी भी आम आदमी तक नहीं पहुंचता, वो मिडलमैन खा लेता है। The NCF ministry must frame a plan so that money can be transferred into the accounts of people। ऐसा कोई प्लान होना चाहिए जिससे जब ऐसी कोई कैलामिटी आए तो पैसा जो है सीधा लोगों के अकाउंट में पहुंच जाए। The minister must oversee the rebuilding work and ensure that there is no misappropriation of funds। जो मिनिस्टर है उसको ये देखना चाहिए कि वापस जो है बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, रीबिल्ड करने का काम चालू हो गया, कोई भी पैसा इधर उधर नहीं जा रहा है। It must be made compulsory for all business houses to put a certain percentage of their income into this fund। अब इसके लिए अब हमें सजेस्ट करना था कि ये पैसा इकट्ठा कैसा होगा, तो जितने भी बिजनेसेस होते हैं जो लोग लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, उन बिजनेस हाउस को एक सर्टेन परसेंटेज जो है इस पर्टिकुलर फंड के लिए देना पड़ेगा। Record of such contributions must be maintained and action must be taken against those who fail to contribute। अब इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाना है कि इन लोगों ने 10% या 5% या जितना भी है वो दिया है पैसा या नहीं दिया है, और अगर किसी ने ये पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया जाना चाहिए। The PM must oversee the rebuilding work personally to ensure that there is no misappropriation of funds। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ये रीबिल्डिंग का वर्क पर्सनली देखना चाहिए ताकि उन्हें भी पता रहे कि कोई पैसा जो है इधर उधर वेस्ट नहीं हो रहा है। I hope the concerned authorities will take a note and do the needful to ensure that people get immediate help in the times of calamities without being left at the mercy of the unscrupulous officials। तो मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को
देखेंगे, समझेंगे जो मैंने लिखा है, और वो लोग जो है इमीडिएट एक्शन लेंगे ताकि जब कोई नेचुरल कैलामिटी आए तो लोगों के पास सीधा सीधा मदद पहुंचे, ना कि ऐसे ऑफिशियल्स जो होते हैं जो पैसे खा लेते हैं, जो उनकी मदद नहीं करते। इसकी जगह ऐसे ऑफिशियल्स होने चाहिए जो उनकी मदद कर पाएँ। एंड देन दैट इज़ इट, योर सिंसियरली देवेशा एंड देविका। अब यहाँ पे आप देवेश या देविका, इसमें आप जैसे स्टूडेंट हो तो आप अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हो, आप किसी फर्म में काम करते हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, बट दैट इज टोटली ऑन यू। आर वी क्लियर विद दिस लेटर? दिस वाज लेटर टू द एडिटर। अब एक और लेटर का ऑप्शन है, देख लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव बिकम द लेटेस्ट फैड अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्नैपचैट, ये सब बच्चों के बीच में बहुत कॉमन हो गया है। द क्रेज हैज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन यंगस्टर्स, और ये जो क्रेज़ है इससे यंगस्टर्स पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। Considering its gravity, you want to express your concern by writing a letter to the editor of Hindustan Times in about 120 words. So, अब जो है जिस तरीके से ये चीज़ बढ़ रही है उस हिसाब से, उस ग्रेविटी को देखते हुए आप अपना कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहते हो थ्रू अ मीडियम, ताकि वो सही लोगों तक पहुँचे। अब आप क्या कर रहे हो, एडिटर को लेटर लिख रहे हो। You are Nitin or Nutan of house number 123/8 Sant Nagar, New Delhi 110065। तो आपको एड्रेस दिया हुआ है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सो सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, उसके बाद हमने डेट लिख दी, फिर वी हैव लेफ्ट अ लाइन और हमने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया। यू विल अगेन लीव अ लाइन एंड यू विल राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्रेज फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट्स अमंग यंगस्टर्स। देन आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैम। आप रिस्पेक्टेड हटा भी सकते हो, सीधा सर और मैम लिख सकते हो। Through the columns of your prestigious newspaper, I want to highlight my concern about teenagers. मैं अपना जो concern है teenagers के बारे में highlight करना चाहता हूँ। Growing interest in social networking. Social media is the rage today. You are bullied if you can't keep up with it. ग्रोइंग इंटरेस्ट जो है सोशल नेटवर्किंग में, तो सोशल मीडिया जो है ना एक रेज बन गया है जिसमें आपको बुली किया जाता है अगर आप उस रेस में भाग नहीं पा रहे हो तो। From pings and chat windows to pokes and emoticons, everything exists to bring people closer. तो आप पिंग कर रहे हो किसी को, चैट विंडो है आपके पास, या आप पोक कर रहे हो या इमोजीज भेज रहे हो, हर चीज़ लोगों को पास लाने के लिए बनी है। It helps to learn new things, exchange ideas, hone networking skills and develop new perspectives. मतलब वो अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं कि इससे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलता है, आइडियाज़ आप एक्सचेंज कर सकते हो, नेटवर्किंग अपनी अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, और आपको नए नए नज़रिए भी पहचानने को मिलते हैं। As dark and light, yin and yang, there is also a flip side to social media. जैसे कि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ लाइट भी होती है, जहाँ यिन होता है वहाँ यांग होता है, वैसे ही इस चीज़ का भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। Its vastness defies control on the scope of information. अब सोशल नेटवर्किंग इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं जाती है तो। Such a situation can lead to children reaching dangerous or graphic websites. ऐसे में क्या होता है, बच्चे कभी कभी ऐसी वेबसाइट्स तक पहुंच जाते हैं जहां जो उनके लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं होती है। साइबर बुलिंग इज़ अनदर ग्रोइंग ट्रेंड, और इसमें क्या होता है, बच्चों का ईगो हर्ट हो जाता है तो आज की डेट में वो सीधा साइबर बुलिंग पे आ जाते हैं। इट कैन हैव डेंजरस एंड पोटेंशियली फेटल इफेक्ट्स, और ये जो साइबर बुलिंग है इसके बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और फेटल इफेक्ट्स हैं। फेटल मतलब जहाँ पे किसी की जान भी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया सफ़र्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सुसाइड कॉज्ड बाय साइबर बुलिंग। ऑस्ट्रेलिया क्या, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे साइबर बुलिंग के कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। Similarly, spending too much time on it can often lead to social media addiction, which can affect the ability to develop strong interpersonal relationships. आप देखोगे कि Instagram पे, Twitter पे, Facebook पे you have got thousands of followers, but when you need a person to stand right next to you आपकी प्रॉब्लम में, you don't find anyone. Why? Because आप सोशल नेटवर्किंग तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप एडिक्ट हो चुके हो, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आप अगर सैड भी हो तो आप एक हैप्पी स्माइल देके एक सेल्फी पोस्ट कर रहे हो, लेकिन जब आपको वाकई किसी की ज़रूरत है तो आपके पास कोई नहीं, क्योंकि आपको सामने सामने लोगों से बात ही नहीं करना आ रहा। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो है मतलब इफ़ेक्ट हो रहे हैं। Teenagers are at a vulnerable age and the avalanche of information can be overwhelming. Teenagers जो एक बहुत नाजुक एज में होते हैं, जब उनके पास एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो जाती है उन्हें नहीं पता उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है।
The only solution to this is vigilant parents who must ensure moderate use of social media, ensuring that it is a boon and not a bane. और इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है पेरेंट्स जो आप पे एक नज़र रखें कि आप क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, ताकि वो लिमिट कर सके उनके सोशल मीडिया का यूज़ और उनको बता सकें कि ये एक ब्लेसिंग है, आप इन्फॉर्मेशन सीख करो लेकिन इसको बून मत बनाओ. एंड दैट इज इट. योर्स फेथफुली नितिन और नूतन. क्लियर? अब हम आते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की तरफ. So study the concept chart from the HIS market analysis of the number of Americans traveling for the Thanksgiving holiday in the years 2020 and 2022 and their comparison. मतलब यहाँ पे एक HIS market analysis हुआ है जिसमें ये देखा जा रहा है कि Thanksgiving के टाइम पे 2020 और 2022 में कितने Americans ने travel किया हुआ है. So ये है the air travel returns for second pandemic Thanksgiving. Change in the number of Americans traveling for the Thanksgiving holiday in 2020 and 2022. तो यहाँ पे 2020 में ओवरऑल 16% था, कार ट्रैवल 11%, एयर ट्रैवल था 50% और बाकी 81%. 2022 में ये चीज़ कितनी कम हो गई, ओवरऑल सिर्फ 5% है, कार ट्रैवल 3%, मतलब 11 से अगर हम आ गए 3% में, एयर ट्रैवल जो है 50 से हम आ गए 9% में और अदर ट्रैवल 81 से हम सीधा आ गए हैं 31% में. सो अब हमको करना क्या है, हमको एक एनालिसिस करना है कि किस तरीके से पैंडेमिक के थ्रू जो है ये ट्रैवल जो है इफेक्ट हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. द कोविड इफेक्ट ऑन अमेरिकन ट्रैवलिंग, ये आपने इसको हेडलाइन दे दिया. Given the topsy-turvy times of the COVID-19 pandemic, that number of Americans who were planning to travel home for Thanksgiving has been reduced to 5% in the year 2022 in comparison to the year 2020 where the number was 16%. बहुत इजीली आप ये एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो. करना क्या है बस कि इस साल इतना था, इस साल इतना हो गया, इतना परसेंटेज कम हो गया. इसके रीजंस जो हैं आपको डालने की ज़रूरत नहीं है. ऑब्वियसली इट वाज कोविड, सो एवरीबडी वाज वेरी कॉशियस अबाउट देयर हेल्थ. ठीक है. देयर हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन इन यूजिंग अदर मोड्स ऑफ ट्रैवल इन द ईयर 2022. 2022 में एयर ट्रैवल के अलावा जैसे कार ट्रैवल है या अदर ट्रैवल है उसमें भी शार्प डिक्लाइन आया, मतलब बहुत गहरी गिरावट आई है. एज वेल ड्यू टू द सेफ्टी रीजंस ऑफ कोर्स. डिस्पाइट द पैंडेमिक, एयरप्लेन ट्रैवल इन 2022 was still 50% lower than pre-pandemic. सो पैंडेमिक के कंपैरिजन में जो एयर ट्रैवल है, एयरप्लेन ट्रैवल है 2020 में, वो भी 50% ही था, मतलब इट वॉज नॉट अ लॉट. नेक्स्ट इज moreover, Americans were more likely to feel safe and comfortable driving during the pandemic than take public transportation. Just like everyone, Americans जो थे वो pandemic के time पे they were more comfortable traveling in their own vehicle rather than public transportation. By far, car travel, the most popular mode of travel during Thanksgiving, was the least affected in the year 2020 and 2022. तो कार ट्रैवल जो था उसमें सबसे कम इफेक्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, एयर ट्रैवल पे और अदर ट्रांसपोर्टेशन. द फियर ऑफ कोविड-19 कंटिन्यूज टू लिंगर इवन आफ्टर 2 years. अब इससे ये समझ में आ रहा है 2 साल के बाद भी लोग ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं. लिंगर का मतलब क्या होता है, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. Therefore, it is advised to attend gatherings only with vaccinated friends and family. इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि सिर्फ आपके वैक्सीनेटेड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप ट्रैवल करो. Follow proper hygiene protocols and wear mask when in a crowded indoor setting too. Now this is what, ये सिर्फ आपका परसेप्शन है, आप क्या लिखना चाहते हो वो लिख रहे हो. इसके पहले जो हमने लिखा है, जो कंपैरिजन करा हुआ है, दैट इज व्हाट एनालिसिस इज. क्लियर? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So next question है, read the following excerpt from an article that appeared in the magazine section of a local daily. So एक local magazine में एक particular section आया है, वो excerpt आपको दिखाया जा रहा है. The ban on single-use plastic is impractical. सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो बैन लगाया गया है वो एकदम इम्प्रैक्टिकल है. द पर्पस ऑफ आर्टिकल्स लाइक बैग्स एंड पैकेजिंग इज अल्टीमेटली टू मेक ह्यूमन लाइफ ईजियर. तो ये जो आप आर्टिकल्स आप लेते हो, जब खरीदते हो तो आपको उसके साथ जो बैग्स देते हैं वो तो ह्यूमन लाइफ को इजी बनाने के लिए हैं. प्लास्टिक आर्टिकल्स डू दिस वेल सो दे शुडंट बी बैंड. और प्लास्टिक का सामान ये काम बहुत अच्छे से करता है, इसलिए उन्हें बैन नहीं करना चाहिए.
अब आपको करना क्या है, राइट पैराग्राफ टू एनालाइज द गिवन आर्ग्यूमेंट। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है, डू यू अग्री विद दिस कि प्लास्टिक को हमें बहुत यूज़ करना चाहिए, और यू डू नॉट अग्री विद दिस, तो आप इन फेवर में हो या अगेंस्ट हो, आपको एक पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। So you could think about what alternative explanations might weaken the given conclusion। अगर आप इससे अग्री नहीं करते हो तो आप इसके अगेंस्ट में क्या कहना चाहते हो, आपके पास कोई एविडेंस है, आपके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो सब आपको प्रेजेंट करने हैं। चलिए, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बैन ऑन प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक epitomizes the present day culture and this has devastating connotations for the environment। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो एक बार अगर जो यूज़ होता है उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता है, उसने हमारे प्रेजेंट डे कल्चर को एपिटमाइज़ किया हुआ है, जिसके बहुत ही खतरनाक हजार्डस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। टेकिंग नोट ऑफ दिस, गवर्नमेंट्स वर्ल्ड ओवर आर जॉइनिंग हैंड्स टू बैन प्लास्टिक। और इसी के लिए जो हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं ताकि इसको बैन कर सकें। But is that really a solution when everything is plastic, from medical equipments to furniture to household equipment? क्या ये even practical और possible है जब हर चीज़ आज की डेट में practically जो देखा जाए तो प्लास्टिक की ही बनी हुई है। We are yet to come up with an alternative to plastic and think of how plastic has made life convenient for us। हम अभी भी आज भी प्लास्टिक का एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो प्लास्टिक ने कन्वीनियंट बना दी है। Affordable packs and sachets have made things easier and accessible for the poor। अब प्लास्टिक है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे आपके छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, राइट फ्रॉम अ शैम्पू पाउच टू अ कुरकुरे पाउच, ये जो चीज़ें हैं उन्होंने मतलब चीज़ों को स्टोर करने के लिए पॉसिबल किया है और इसी तरीके से जो है हर किसी के लिए वो चीज़ एक्सेसिबल है। The ban is also impractical as this has only made us replace one form of plastic with another। We are buying plastic garbage bags to dispose of garbage। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं ये बैन जो है इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि हम प्लास्टिक का एक रूप छोड़ने के लिए प्लास्टिक का दूसरा रूप पकड़ रहे हैं। हम लोग जो है गार्बेज बैग्स है, गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए, कचरा सही तरीके से हम फेंकें, इधर उधर नहीं फेंकें, प्लास्टिक इधर उधर नहीं जाए, इसलिए प्लास्टिक का गार्बेज बैग खरीद रहे हैं। We are yet to find a replacement for plastic and single-use plastic is only serving the purpose of adding more plastic to the landfills, which does not portend well for the environment। अब अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए और ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये बुरी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। There needs to be a better thought आउट प्लान बिफोर दिस प्लास्टिक बैन इज इन्फोर्स। अगर आपको प्लास्टिक को बैन करना है तो आप करो, लेकिन उसके पहले आपको एक सही तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने सब कुछ खत्म करके अगर प्लास्टिक बैन किया है तो कोई मतलब नहीं है। सो दैट इज इट, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं लिटरेचर सेक्शन में। सो लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट करने में आपको पता है दैट यू हैव गॉट, पहले जो दो क्वेश्चन हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे, पोम और पोएट प्रोज रहेगा और दोनों में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, यू हैव टू चूज वन। देन यू हैव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से, जिसमें से 4 करने रहेंगे। फुटप्रिंट विदाउट फीट में से 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 2 करने हैं। एंड फाइनली यू हैव गॉट 2 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप जो कि आएंगे आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट से, एंड 2 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप जो आएंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट से। दोनों में से एक एक क्वेश्चन करना है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complain and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. So obviously कौन से चैप्टर में से है? The Sermon of Benares. So यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, if Buddha were a counselor, which of the following options would you find in a brochure of his service? To live in hearts we can leave behind is not to die. मतलब अगर हम मर जाते हैं लेकिन हम किसी के दिल में जिंदा हैं तो हम मरे कहाँ हैं? इन अनदर टाइम इन अ हैप्पियर प्लेस यू विल मीट अगेन। आप कभी और किसी और टाइम में एक हैप्पियर प्लेस में डेफिनेटली मिलोगे। डेथ आफ्टर ऑल इज द कॉमन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बर्थ, नीदर हीरोज नॉर कवर्ड्स कैन एस्केप इट। डेथ जो है फाइनली क्या है?
अगर आप जिंदा हुए हो, मतलब अगर आप जिए हो, अगर आप पैदा हुए तो मरना आपको है, ये कॉमन एक्सपेक्टेशन है। आप अगर एक कावर्ड हो या आप एक हीरो है, यू कैन नॉट एस्केप इट। द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ: डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। सो आपको ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको उनके सर्विस ब्रोशर में मिलेगा। द आंसर इज दिस। डेथ जो है ये एक कॉमन एक्सपेक्टेशन है, इससे कोई नहीं भाग सकता। ओके, Which of the following statements cannot be attributed to the Buddha based on the given extract? इनमें से कौन सी चीज़ है जो बुद्धा एट्रीब्यूट नहीं करते? पेन एंड ग्रीफ आर अनअवॉइडेबल एंड नेसेसरी। पेन और ग्रीफ आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये ज़रूरी है, बुद्धा ने ये कहा था। द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ मेक्स ग्रीविंग फ्यूटाइल। जब डेथ होनी ही है तो उस बारे में सोच के रोना तो कोई मतलब ही नहीं है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ ग्रीफ एंड पेन मेक्स अस सैड। अब ये जो यूनिवर्सैलिटी है ग्रीफ की, दुख की और पेन की, उसी से हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज़ फाइनाइट लीड्स टू विजडम। तो जब हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी जो है वो फाइनाइट है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो उससे हमें विजडम मिलती है। ऑब्वियसली द आंसर इज़ 1 and 3। वो कभी नहीं कह के गए कि भैया पेन और ग्रीफ जो है वो ज़रूरी है, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ग्रीफ और पेन हमें दुखी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला जब आपको पता है कि डेथ है, आपको पता है सफरिंग है, तो आप उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढो, उससे आगे बढ़ो, उसके बारे में दुखी होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट अप्रोप्रिएटली कंप्लीट्स द फॉलोइंग लेमेंटेशन। तो फॉलोइंग, तो लेमेंटेशन, ग्रीफ, डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेलिब्रेशन, जॉय। ठीक है, अब लेमेंट करना मतलब दुखी रहना, लेमेंटेशन के साथ ग्रीफ आया, सेलिब्रेशन के साथ जॉय आ गया। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द बुद्धा पीस ऑफ माइंड इज अटेनेबल बाय दोज हु। बुद्धा के हिसाब से पीस ऑफ माइंड जो है वही लोग पा सकते हैं जो कि रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ लाइक द बुद्धा, take out the arrow and become strong, grieve, suffer and then move on, recognize terms of life and let go of complaint। The answer is this। जो कि समझ जाते हैं कि जिंदगी उन्हें क्या दे रही है और वो कंप्लेन करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गिवन एक्सट्रैक्ट इज पैराफ्रेज्ड बिलो, चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस फॉर द ब्लैंक्स। द एक्ट ऑफ डैश इज not only pointless but rather dash causing pain and suffering। अब ये पैराफ्रेज किया गया, मतलब इतना बड़ा जो स्टैंजा था अब उसको छोटा कर दिया है, आपको इसमें सिर्फ ब्लैंक्स फिल करने हैं। सो द आंसर इज द एक्ट ऑफ ग्रीविंग, काउंटर प्रोडक्टिव, टेक अवे, एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एक्ट ऑफ ग्रीविंग इज नॉट ओनली पॉइंटलेस बट रादर counterproductive, causing pain and suffering. It only serves to take away peace of mind. Acceptance without complaint is crucial to well-being and peace. Are we clear with this? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या है? डियर टीचर, टेल मी अनदर scoffed Pranjal. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from the Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो यहाँ पे जो टी के बारे में पूरी बात हो रही है, तो ये तो आपको पता है, चैप्टर आप पढ़ चुके हो। तो हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। द मेन आइडिया ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज, ये आइडिया ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? हमें चाय के बारे में बता रहा है। टी एज अ पॉपुलर बेवरेज इन यूरोप एंड हाउ इट स्प्रेड, ये बता रहा है कि किस तरीके से टी जो है वो यूरोप में एक बहुत ही कॉमन बेवरेज है और किस तरीके से फैला। ओरिजिन ऑफ टी इन इंडिया एंड वाई इट बिकेम पॉपुलर इन यूरोप, कि किस तरीके से ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ और यूरोप में पॉपुलर हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन पॉपुलराइजिंग टी एंड इन्फ्लुएंसिंग यूरोप, इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है टी को पॉपुलराइज करने में और फिर उसको यूरोप में इन्फ्लुएंस करने में। Indian legend on tea and how it traveled from China to Europe. So this is the answer कि
कैसे इंडियन लेजेंड है कि इंडिया में किस तरीके से ये चालू हुआ, फिर कैसे चाइना में गया और किस तरीके से ये यूरोप में इन्फ्लुएंस हुआ। Why do you think प्रांजल scoffed? प्रांजल ने क्यों स्कॉफ किया? He was upset with the legend राजवीर shared, क्योंकि राजवीर ने जो कहानी बताई थी उससे वो सही नहीं लगी। He was mocking राजवीर for his lack of knowledge. वो उसको चिढ़ा रहा था कि अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता। He was amused and tickled at what राजवीर shared. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि राजवीर ने क्या बताया। He was impressed with what राजवीर had shared. वो इम्प्रेस था। सो नहीं, द आंसर इज वो बहुत ज़्यादा अम्यूज था और उसे हंसी आ गई कि राजवीर ने क्या बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pick the option that includes the tea label information that corresponds to the given sentence. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banish sleep. तो आपको ये कौन सा ऑप्शन बताना है? वो ऑप्शन जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उससे नींद आ जाती है। तो यहाँ पे है, इट्स calming effects may be attributed to an antioxidant called apigenin which is found in abundance in chamomile tea. Apigenin binds to specific receptors in your brain that may decrease anxiety and initiate sleep. तो यहाँ पे उन्होंने पूरा ये बताया है कि एक पर्टिकुलर टी में जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सबसे ज़्यादा कैमोमिल टी में पाया जाता है, और उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन का जो पूरा फंक्शनिंग होता है वो एंजाइटी को कम कर देता है और आपको सोने में मदद करता है। It increases levels of a neurotransmitter called gamma aminobutyric acid and improves overall sleep quality by shortening the time it takes to fall asleep and decreasing night time awakenings. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इससे जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिड है जो बाबा के नाम से फेमस है, वो जो है आपकी ओवरऑल स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ताकि आपको सोने में कम टाइम लगे और आपको रात में जागना भी ना पड़े। Then you have two more options. It interferes with REM sleep, has some unwanted side effects. कीप स्लीप अवे। अब स्लीप अवे तो बात ही नहीं कर रहे, हमें तो स्लीप कैसे अच्छे से आएगी उसकी बात कर रहे हैं हम। इट एलिवेट्स एंशियस थॉट्स एंड सूट्स। अब देखो, ये तो आप सीधा मना कर दो कि वो एंशियस थॉट्स को ज़्यादा बढ़ा देता है और आपको बेड टाइम के पहले और ज़्यादा एंशियस कर देता है, आपके एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, तो ये तो नहीं है। सो आंसर इज व्हाट? हमारा आंसर क्या है? इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, pick the option that includes the tea label information that corresponds to the given sentence. So इसका ऑप्शन इज नॉट दिस, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 जो कि बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपको सोने में कैसे मदद मिलती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, based on the inference from the extract, which of these is not true about drinking tea in 16th century Europe? Dr. Smith is a doctor of 16th century Europe. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डॉक्टर स्मिथ जो है वो 16th सेंचुरी यूरोप के एक डॉक्टर हैं। कौन सी बात सच नहीं है अबाउट ड्रिंकिंग टी? डॉक्टर स्मिथ, तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देती हूँ। डॉक्टर स्मिथ ऑलवेज सर्व टी एज अ रिफ्रेशमेंट व्हेन ही हैज़ गेस्ट एज दे ऑल एंजॉयड हिज बेवरेज। अब क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, उन्हें चाय के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बताया है, तो इसलिए जब भी कोई आता था उनके घर में तो वो टी सर्व करते थे। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट हाउ डू यू थिंक राजवीर फेल्ट वाइल नरेटिंग? कैसा लगा होगा राजवीर को नरेट करते टाइम? ही वॉज एंथुसियास्टिक एंड पैशनेट। अब आते हैं हम पोम के एक्सट्रैक्ट्स पे। तो यहाँ पे भी आपको 2 दिए हुए, उनमें से कोई एक करना है। पहला कौन सा है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बेयर। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. तो यहाँ पे आते हैं हम पहला क्वेश्चन, What is the bear most likely to do when he meets you in the yard? सबसे पहले अगर आप यार्ड में बेयर से मिले तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको जोर से एम्ब्रेस करेगा। एम्ब्रेस का मतलब होता है हक करना। He will give you just one more caress. कैरेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कैरेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी को अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक कर रहे हो धीरे धीरे, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेयर्स क्लॉ स्ट्राइक। जो क्लॉ से आप ऐसे करते हो ना, उसको कैरेस करना कहते हैं। पिक द लाइन दैट यूज द पोएटिक डिवाइस ऑफ रिपीटेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard. So obviously repetition जो है लास्ट लाइन में है।
Which poetic device has been used in the line if when you're walking round your yard? So इसमें कौन सी चीज़ यहाँ पे यूज़ आ रही है? देखो, your yard, राइट? तो अलिट्रेशन यूज़ हो रहा है इसमें, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। अब इसका राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम तो हम बहुत बार पोएम को अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ चुके हैं। इट इज़ ABABCC। अब सेकेंड एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of positions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. So यहाँ पे ये पोम भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, राइट? So यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, I would not intrude on him, मतलब मैं उससे परेशान नहीं करूँगा, मैं उसका जो वो अभी इस वक्त ग्रीफ कर रहा है, मैं उसमें बीच में नहीं आऊँगा। Who will not intrude on him? कौन नहीं इंट्रूड करेगा? हमारे जो पोएट है वो लड़कियों के ऊपर इंट्रूड नहीं करेंगे। Why another ball will be worthless? एक और बॉल जो है वो worthless क्यों होगी? उसका रीज़न है क्योंकि it won't lessen the boy's grief. अगर ये जो है एक और बॉल लाके उस बच्चे को दे देगा तो भी उसकी जो बॉल है जो गई है उसका दुख कम नहीं होगा। Pick the word that means a dime. कौन सा वर्ड है? A 10-cent coin. Balls. Balls will be lost always, little boy. Which poetic device is used in the line? Balls will be lost always. यहाँ पे रिपीटेशन यूज हुआ है। ऊपर देखो, balls balls बोला है। राइमिंग स्कीम इसका क्या हो जाएगा? ये एक फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 50 to 40 वर्ड्स ईच। Suggest a suitable byline for the ball poem with a reason of your choice. आपको इसकी byline बतानी है, मतलब कैप्शन बताना है। The suitable line, byline for the ball poem could be positions and life doesn't. मतलब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी नहीं रुकती। It aptly provides a gist of what the poem teaches us. ये जो line है ये हमें exactly वही बताती है जो कि ये poem हमें सिखा रही है। In the world full of possession, one might experience a loss of his beloved possession. एक ज़िंदगी जिसमें हर जगह possessions है, वहाँ पे हम जो हैं हमारी एक बहुत प्यारी सी चीज़ जो है उसको हम वो हमसे दूर जा सकती है। It may end or get away from him forever. वो या तो ख़त्म हो सकती है या तो उससे हमेशा के लिए दूर जा सकती है। But life doesn't come to a halt after the loss. किसी की डेथ हो जाए, कोई चीज़ घूम जाए, कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। Life goes on and a person must learn to accept his loss bravely to move ahead in life. लाइफ चलती जाती है और एक इंसान को ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने लॉस से ब्रेवली डील करे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। What does the line "Never let down my bright hair" tells us about Amanda? So never let down my bright hair, इससे हमें अमेंडा के बारे में क्या पता चलता है? The line "Never let down my bright hair" tells us that Amanda longed for freedom and privacy so much so that imagining herself as Rapunzel, she wouldn't let her hair down because she didn't want anybody to come and invade her privacy and freedom. तो वो बता रही है कि वो अपनी privacy को कितना ज़्यादा चाहती कि उसने बोला मैं अपने जो hair है वो कभी नीचे डालूंगी नहीं ताकि कोई चढ़ के ऊपर आ ही नहीं जाए, मुझे चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में कोई, राइट? तो वो अपनी प्रिवेसी को, अपनी फ्रीडम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है कि वो चाहती नहीं कोई उसे इन्वेट करे, कोई उसमें घुसे। Why does Wally stand up on the seat? What does she see now? वो अपनी सीट पे क्यों खड़ी हो गई थी और उसने खड़े होने से क्या देखा? The canvas blind on the window has cut off half of Wally's outside view from the window. जो कैनवस जो था, ब्लाइंड जो था, जो ऐसे पर्दा जैसा लगा हुआ था, उसने वल्ली का आधा व्यू स्टॉप कर दिया था। So she stands up on her seat to take a view from the upper half of the window. तो जैसे ये अगर विंडो है और यहाँ पे जो है कर्टन लगा हुआ है तो वो देख नहीं पा रही थी, तो वो खड़ी हो गई ताकि ये जो अपर हाफ है विंडो का उससे वो सब कुछ क्लियरली देख पाए। Now she can see green fields and canals. और अब उसे क्या दिख रहा था? हरे हरे जो पूरी खेत थे और कैनल्स दिख रहे थे। How do we know that Goa's bakers are very prosperous? हमें कैसे पता चलता है कि गोवा के बेकर्स जो हैं वो बहुत prosperous हैं? The Goan bakers have a very plump jackfruit-like appearance that shows that they eat well and are prosperous people. They also dress well. उनका जो
मतलब एकदम प्लम्प जैक फ्रूट जैसा उनका अपीयरेंस होता है, जिससे पता चलता है खाते पीते परिवार के हैं, बड़े खुश रहते हैं, बहुत प्रॉस्परस हैं और वो लोग ड्रेस भी बहुत अच्छे से करते हैं। What did the young seagull do to attract his mother's attention? Young seagull ने क्या किया अपनी मदर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए? In order to attract his mother's attention, the young seagull stood on one leg. वो एक पैर पे खड़ा हो गया and pretended to be falling asleep. और उसने कैसे pretend किया कि अरे मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, on the brink of the ledge. अब आते हैं हम जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस करने हैं। I was really worried about Tricky this time. Comment on the writer's choice of beginning the story in this manner. What purpose does it serve? तो राइटर ने अपनी स्टोरी को स्टार्ट ही ऐसे किया है कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। क्यों किया उसने ऐसा? The writer chose to begin the story in this manner to show that it wasn't the first time he had met Tricky. तो इससे वो ये बताना चाह रहे थे कि ये पहली बार नहीं था जब वो ट्रिकी से मिले थे। He was a vet who would have met Tricky earlier in a little bit better condition. शायद वो एक वेट थे जो ट्रिकी से इससे पहले मिले थे, जिसमें वो थोड़ी पहले से अच्छी कंडीशन में था। But this time the writer was worried as Tricky had gained more fat than ever. लेकिन इस बार जो राइटर थे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ट्रिकी ने बहुत ही ज़्यादा फैट गेन कर लिया था। Scientists contribute to make the world a better place. Griffin is an antithesis to this statement justify. साइंटिस्ट जो होते हैं वो दुनिया को एक बेहतर प्लेस बना देते हैं, लेकिन ग्रिफिन ने ऐसा नहीं किया, वो एकदम ऑपोजिट था। इस बारे में आपको बताना है। Scientists contribute to make the world a better place, but Griffin did the opposite. Griffin ने एकदम ऑपोजिट काम किया। Though Griffin was a brilliant scientist, he was a lawless person. वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो कानून को नहीं मानता था, वो एकदम जैसा आपको करना चाहिए लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं था। He used his power of invisibility to use it for his own benefit. साइंटिस्ट जो है वो लोगों के लिए चीज़ें बनाते हैं। इसने इनविजिबिलिटी पावर को डेवलप तो कर लिया, लेकिन उसने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया। He committed a lot of mistakes. उसने बहुत सारी गलतियां की। Scientists like Griffin can destroy the world if they are able to discover such power. ऐसे साइंटिस्ट जो ग्रिफिन की तरह हैं वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसे पावर्स मिल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड्स मदर वाज हिज कंपेनियन एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम। अ पेरेंट शुड ट्राई टू बी अ कंपेनियन टू अ चाइल्ड। रिचर्ड की जो मदर थी वो उनकी दोस्त थी और उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी, तो एक पेरेंट को अपने चाइल्ड के लिए कंपेनियन होना चाहिए, इस बारे को जस्टिफाई करना है। अ पेरेंट शुड ऑलवेज बी अ कंपेनियन टू अ चाइल्ड। एक पेरेंट को हमेशा अपने चाइल्ड का कंपेनियन होना चाहिए। ईब्राइट्स मदर वॉज नॉट ओनली हिज मोरल सपोर्ट बट ऑल्सो हिज लर्निंग पार्टनर। वो सिर्फ उनका मोरल सपोर्ट नहीं थी, वो उनका लर्निंग पार्टनर भी थी। शी एनकरेज्ड ईब्राइट टू स्टडी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस एंड फॉर दैट शी बॉट हिम मेनी बुक्स। वो चाहती थी, वो उसको एनकरेज कर रही थी कि वो साइंस के नए नए एस्पेक्ट्स पढ़े, और इसीलिए वो उनके लिए बहुत सारी बुक्स भी लेके आती थी। ओके, सो अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। 2 क्वेश्चन है, कोई एक करना है, देखते हैं कौन सा आपको ज़्यादा अच्छे से आता है। कीपिंग अ पेट इज नॉट ऑल फन बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी मिचबिल द ऑटर। सो यहाँ हमारा आंसर क्या है? मिचबिल इज एन ऑटर, अ फन लविंग इंटेलिजेंट पेट। Maxwell, his owner, has a lot of fun observing his antics and sometimes getting into trouble because of him too. So Mitchell जो एक बहुत ही fun loving intelligent pet है। Maxwell जो उसका ओनर है उसने उसके एंटिक्स को, उसकी इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व किया, उसने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय किया, लेकिन कभी कभी वो उसकी वजह से मुश्किल में भी पड़ गया। मैक्सवेल लव स्पेंडिंग टाइम विथ मिचबिल। उसको मिचबिल के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ही अरेंजेस फॉर हिज ट्रांसपोर्टेशन टू इंग्लैंड। वो उसको इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए पूरा अरेंजमेंट करता है। हाउएवर कीपिंग एनी एनिमल एज अ पेट मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ। लेकिन अगर आप अपने घर में कोई भी पालतू जानवर को रखते हो तो आप उसकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। Arranging for the pet's food, exercise and giving him love and affection are all part of the responsibility of keeping pets. Pets जो होते हैं they are just like छोटा छोटा बच्चास, right? So you have to take care of them, उनका ध्यान रखना, उनकी exercise and everything. Care has to be taken for the well-being of the pet. उस pet की
आपको जो देख रेख करनी पड़ती है। द ओनर ऑफ द पेट शुड टेक प्रिकॉशंस फॉर द पेट्स हेल्थ, तो पेट की हेल्थ के लिए भी आपको काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इन केस ऑफ देयर फॉलिंग सिक और गेटिंग हर्ट, अगर उन्हें कहीं लग जाए या उनकी तबीयत खराब हो जाए, द ओनर हैज़ टू अरेंज फॉर मेडिकल हेल्प, तो मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ती है। द पेट हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर लाइक अ मेंबर ऑफ द फैमिली, आपका जो पेट होता है उसको आप अपने फैमिली मेंबर की तरह ही आपको रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन द स्कूल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो पहले जो पनिशमेंट्स दिए जाते थे, बहुत गंदे तरीके से मारना, उल्टा लटका देना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे पनिशमेंट्स अब इंडिया में बैन हो चुके हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट मिस्टर कीसिंग गिव्स एन फॉर टॉकिंग इन द क्लास। सो मिस्टर कीसिंग एन को कैसा पनिशमेंट देते हैं? वो बहुत ज़्यादा बात कर रही होती है तो कॉर्पोरल पनिशमेंट तो नहीं दे रहे हैं, तो जो पनिशमेंट उन्होंने दिया हमको उसको एनालाइज करना है। सो लेट्स बिगिन। Mr. Keesing gets angry with Anne for talking excessively in the class. Even after being warned, he gives her essays to write as her punishment. तो उन्होंने क्या दिया उन्हें punishment कि ऐसे लिखो। I feel this kind of punishment is acceptable. मुझे लगता है ये punishment बिल्कुल सही है। Corporal punishment which involves hitting, making the student stand for long, होल्ड ईयर्स एक्सेट्रा शुड नेवर बी गिवन। ऐसे जहाँ पे आप बच्चे को मुर्गा बना देते हो, कान पकड़ के खड़ा कर देते हो, हाथ ऊपर करके खड़ा कर देते हो, तो ये पनिशमेंट्स, इन्हें कॉर्पोरल पनिशमेंट्स कहा जाता है। इसे कभी नहीं देना चाहिए। It not only hurts the student physically but also causes a lot of mental and emotional trauma. वो एक बच्चे को सिर्फ physically hurt नहीं करता, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में जब उसे embarrassment होती है तो वो एक mental trauma के थ्रू भी गुजरता है। Giving essays to write or community work is in lieu of punishment is the right way to let the student know that his or her behavior is unacceptable and that he or she needs to change it. जब आप बच्चे को बोल देते हो तुमने ये गलत काम किया है, अब तुम एक ऐसे लिखो इस चीज़ के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर, तो ये क्या है, ये तरीका सही है। या आप कोई कम्युनिटी सर्विस करने को बोलते हो, आप बोलते हो नहीं अब पूरी क्लास का झाड़ू तुम लगाओगे या आप ये काम करोगे या ये काम करोगे, तो इससे क्या होता है, उनको पहली चीज़ रियलाइज़ होती है कि उन्होंने कोई मिस्टेक की है, लेकिन ये चीज़ उनको मेंटली ट्रॉमेटिक नहीं लगती। This not only teaches the student a lesson about discipline but also increases their experience and innovation in the particular task. एक बच्चा जो जैसे बहुत क्लास में जो है टिफ़िन खाते हुए गंद मचा रहा है, आपने उसको क्या बोला, यू विल हैव टू क्लीन इट। उसको अब क्या है, क्लिनलीनेस की इंपॉर्टेंस पता चली, उसे ये भी पता चल रहा है कि जो रोज़ क्लीन करता है उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एट द सेम टाइम उसे पता चला है उसने कितना गलत किया है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट की जगह आप ऐसे पनिशमेंट देते हो तो बच्चे की लर्निंग भी होती है और एक तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है। Such a punishment is a boon for the punished. और ऐसा जो पनिशमेंट आप बच्चे को देते हो वो बच्चे के लिए एक तरीके से एक बून है, एक तरीके से एक उसके लिए जो है अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे उसको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। क्लियर? ओके, सो अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। Love and trust can change people. How is it true for Hari Singh from the thief story? So, Hari Singh was a thief who robbed people by changing his identity frequently and gaining people's trust. हरी सिंह एक चोर था जो क्या करता था, लोगों को लूटता था, अपनी आइडेंटिटी को कंटिन्यूसली चेंज करता था, उनका ट्रस्ट गेन करता था और फिर उनको लूट लेता था। Such people take love, trust and other values very lightly because they have never experienced them. ऐसे लोग लव, प्यार, ट्रस्ट, भरोसे, इन सारी चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में वो फील ही नहीं किया होता। They haven't been treated with love and trust. उन्हें कभी भी किसी ने प्यार से भरोसा करके ट्रीट ही नहीं किया होता। As a result of which they too don't trust anyone. और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो भी किसी पे भरोसा नहीं करते। हरी डज द सेम विथ अनिल। हरी अनिल के साथ भी सेम काम करता है। ही ट्रिक्स अनिल टू रॉब हिम। वो अनिल को ट्रिक करता है ताकि वो उसको लूट सके। हाउएवर अनिल टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट। लेकिन अनिल अलग निकलता है। He takes Hari Singh with him, gives him a place to stay, teaches him to cook and also write and add, मतलब also teaches him to write. ठीक है? He also overlooks the little amount of money Hari steals every day. तो वो जो है अनिल थोड़ा अलग है, वो उसको रहने की जगह देता है, वो उससे बात करता है, वो उसको चीज़ें पढ़ाता है, प्लस उसको ये भी जो है वो छोटा छोटा पैसा जो चुरा लेता है वो उसको ओवरलुक कर जाता है। ही ट्रस्ट हरी विद हिज हाउस कीज। उसने अपनी घर की चाबी दे रखी होती है उसे।
This love and trust makes Hari rethink his actions and causes him to return the stolen money. इससे क्या होता है, इतना जो प्यार और भरोसा हरी को मिलता है उससे वो वापस अपने एक्शन पे सोचता है, जो पैसा उसने चुराया हुआ होता है वो उसे वापस कर देता है. He realizes that the education, love and trust that Anil was providing him, जो भरोसा, प्यार और एजुकेशन अनिल उसे दे रहा था, can never be gained again, वो उसे वापस कभी नहीं मिल पाएगा. Thus, love and trust of Anil changed हरी सिंह. इसी तरीके से जो प्यार और भरोसा अनिल ने हरी सिंह को दिया उसने हरी सिंह को चेंज कर दिया and he was a new man now. So last question. No legacy is so rich as honesty. कोई भी आप किसी को भी बड़ी सी बड़ी चीज़ें दे दो, लेकिन ऑनेस्टी अगर आप किसी को सिखा सकते हो, उसको लेगेसी में ऑनेस्टी दे सकते हो, उससे बड़ा कुछ नहीं होता. Matilda lost her friend's necklace and ruined her life in the process. मटिल्डा ने वो उसका जो नेकलेस था अपनी फ्रेंड का वो घूम गया उससे और उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली. इवैल्यूएट द गिवन कोट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन द नेकलेस. तो ये जो चीज़ है नो लेगेसी सो रिच एज ऑनेस्टी, ये हमको जो चैप्टर है द नेकलेस उससे हमें रिलेट करना है और हमको इसमें बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी ज़रूरी है या नहीं है. ऑनेस्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट टू possess. ऑनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो आपके अंदर होना चाहिए. द स्टोरी द नेकलेस एग्जाम्प्लीफाइज दिस आइडिया. ये जो स्टोरी है द नेकलेस वो इस आइडिया को, इस चीज़ को ही एग्जाम्पल के तौर पे बताती है. I think that Matilda could have led a peaceful life had she controlled her social ambition to borrow the necklace that she could ill afford. मुझे लगता है कि मटिल्डा एक बहुत आराम से ज़िंदगी बिता सकती थी अगर उसको अपना सोशल एम्बिशन पे थोड़ा कंट्रोल होता और एक ऐसा नेकलेस जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती है उसको उसने मांगा नहीं होता. Matilda distressed herself with her unfulfilled desires to be accepted among the higher class. उसने अपने आप को परेशान किया, क्यों? क्योंकि वो हायर क्लास के बीच में अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाहती थी. She was filled with wild joy at the party where she could show off her diamond necklace. वो उस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा overjoyed थी जहाँ उसने ये डायमंड नेकलेस अपना शो ऑफ कर रही थी. Borrowed from her rich friend मैम फर्स्ट ईयर. और उसने वो किससे मांगा था? उसकी रिच फ्रेंड मैम फर्स्ट ईयर से मांगा था. After losing the necklace, she is once again unhappy, suggesting that material possessions cannot guarantee long-lasting happiness and that greed can lead to ruin. जैसे ही उसका नेकलेस खो जाता है तो वो वापस दुखी हो जाती है. इससे ये पता चल जाता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको हमेशा खुशी नहीं दे सकती हैं और आपकी जो इच्छा होती है, ग्रीड होती है, लालच होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद कर सकता है. Had Matilda not been greedy and accepted the truth, she could have worked hard for making her own standard for living better, which she always desired for. अगर मटिल्डा इतनी ज़्यादा लालची नहीं होती और अगर उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो भी मेहनत करती ताकि जो लाइफ का स्टैंडर्ड वो चाहती थी वो खुद पा सकती थी. She became greedy and had to be dishonest to Madame Forestier about the necklace. वो बहुत लालची हो गई, उसके बाद वो embarrassed हो गई और मैम फॉरेस्टियर से उसने झूठ बोला जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. And that is it. Here we are done with sample paper 10 of class 10th English. I hope that you have understood this well. हमने टोटल 10 सैम्पल पेपर्स कवर किए हैं. दिस वॉज द फाइनल वन. आई होप दैट आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हुई हैं. कोई बात नहीं, अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग टू यू अगेन. आर वी क्लियर विद दिस? चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बहुत जल्दी मिलते हैं हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. बाय बाय.